हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल बीटीयूपी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्त क्लासेस आपकी यहाँ पे चल रही थी, फर्स्ट लेसन दोस्त आपकी कंप्लीट हो चुकी है बायोलॉजी की, वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं। उससे रिलेटेड दोस्त मैंने इंपॉर्टेंट जितने चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया है सारे दोस्त। उसमें आपके जितने भी वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिया है। तीन पार्टों में दोस्त आपको कंप्लीट करा दिया है। जो भी स्टूडेंट नहीं देख पाए हैं, नीचे दोस्त आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से दोस्त जाके आप एक एक वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। आज आपका न्यू लेसन स्टार्ट होगा जिसका नाम है दोस्त पादप जगत का वर्गीकरण। तो इस वर्गीकरण के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। इसके जो पितामह यानी कि खोजकर्ता थे वो आपके लिनियस साहब थे। ठीक है, लिनियस साहब ने इन्होंने खोज की थी पादप जगत की, ठीक है, यानी कि वर्गीकी की। अगले दोस्त आगे हम आपको वर्गीकरण के माध्यम से बताएंगे इंपॉर्टेंट चीजें। यहाँ पे दोस्त आप देख सकते हैं पादप जगत को निम्न प्रकार के विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले आपको पादप जगत को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका थैलोफाइटा, दूसरा है आपका एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा इसके अगर इस संघ के अगर अंतर्गत हम बात करें तो इसके जो अंतर्गत जो संघ में जो भी पौधे आते हैं इसमें आपका भ्रूण नहीं बनता है, तथा जो इसमें संवहन ऊतक होते हैं इसमें संवहन ऊतक का अभाव पाया जाता है। ठीक है, जो कि थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत और कौन कौन आते हैं, जैसे शैवाल, कवक, जीवाणु, ये सभी आपके थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। अगला दोस्त हम आगे यहाँ पे देखते हैं एम्ब्रियोफाइटा। ये आपका पादप जगत को दो भागों में बांटा गया। पहला आपका थैलोफाइटा, दूसरा आपका एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा को दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला है आपका ट्रैकियोफाइटा और दूसरा है आपका ब्रायोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा की बात करें दोस्त तो इसके अंतर्गत आपका टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजिमोस्पर्म पाए जाते हैं। ठीक है, जो आपके ट्रैकियोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ब्रायोफाइटा की बात करें तो ब्रायोफाइटा इसमें जो भी इस संघ में जो भी पौधे आते हैं, ठीक है, इसमें आपका संवहन ऊतक तो अनुपस्थित रहते हैं लेकिन इसमें भ्रूण का निर्माण होता है, जबकि थैलोफाइटा में नहीं होता है। लेकिन ब्रायोफाइटा में बस यही अंतर है आपका, इसमें आपका भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, ट्रैकियोफाइटा को आपको तीन भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? पहला है आपका टेरिडोफाइटा, दूसरा है आपका जिम्नोस्पर्म और तीसरा है आपका एंजियोस्पर्म। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया किसके अंतर्गत आते हैं, ये आपका ट्रैकियोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये बताया ट्रैकियोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से आते हैं? वो आपका टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये तीनों आपका ट्रैकियोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे एंजियोस्पर्म के अंतर्गत दो आते हैं। कौन कौन से आते हैं? वो आपका एक बीजपत्री और सेकंड आता है द्विबीजपत्री। यानी कि दोस्त इससे रिलेटेड पादप जगत का जो वर्गीकरण है वो इन्हीं टॉपिकों में आपको पढ़ने हैं सारे दोस्त। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपका सेकेंड लेसन पादप जगत का वर्गीकरण। इससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेगा। जब मैं दोस्त आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, अभी आपको बहुत ही जल्द प्रैक्टिस सेट का स्टार्टअप यहाँ पे होगा। ठीक है, उसमें आपको एक एक क्वेश्चन जो कि आपको प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है, उसके साथ ही दोस्त उससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन बन रहे हैं सारे क्वेरी को आपको कंप्लीट कराऊंगा, वो आपका जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्त क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि आपका पादप जगत का वर्गीकरण, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। इसका दोस्त पार्ट लंबा हो सकता है दोस्त इसका आपका 3 से 4 क्लासेस में इसको कंप्लीट कराया जा सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है, यानी कि वर्गीकी की खोजकर्ता किसे कहा जाता है? तो वो आपके लिनियस साहब है। ठीक है, इन्होंने वर्गीकरण को कुल 6 इकाई में बांटा है। ठीक है, 6 इकाई कौन कौन से मैंने आपको इसके पहले जो वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं जो मैंने आपको चैप्टर बताया उसमें दोस्त इस क्वेश्चन को भी मेंशन किया था कैरोलस लिनियस साहब। ठीक है, जो कि वर्गीकी के खोजकर्ता हैं और इन्हें ने कुल वर्गीकरण की कुल कितने 6 इकाई को बनाया। कौन कौन से बनाया? पहला आपका जाति, दूसरा वंश, तीसरा कुल, चौथा गण और पांचवा वर्ग, छठा आपका संघ है। ठीक है, इन्होंने 6 भागों में इसको डिवाइड किया, वर्गीकरण किया। ठीक है, तो
कौन कौन से बनाए वो आपका मैंने बता दिया। ठीक है, पहला है जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग और संघ। ये आपके 6 इनके कुल इकाई को बनाया था वर्गीकरण को डिवाइड करके। अगला दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो ये आपका ये भी कैरोलस लिनियस साहब है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने एक अपनी बुक भी यहाँ पे जो प्रसिद्ध बुक है इनकी स्टेमिना नेचर, किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो ये आपका लिनियस साहब की ही ये आपका एक प्रसिद्ध पुस्तक है। अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों को किसमें रखा गया है? तो वो आपका फेनरोगैम्स में रखा गया है, जो कि आपके पुष्पी जो भी पादप है, और जो आपके अपुष्पी पादप है उसको आपको क्रिप्टोगैम्स में रखा गया है। ठीक है, जो पुष्पी पादप है उसको आपको फेनरोगैम्स में रखा गया है और जो अपुष्पी है उसको क्रिप्टोगैम्स में रखा गया है। नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण की आधारित इकाई कौन सी है? तो वो आपकी जाति है। ठीक है, जो कि वर्गीकरण की आधारित इकाई है, और वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वो भी आपकी जाति है। ठीक है, जाति जो है वो आपका सबसे छोटी इकाई है वर्गीकरण की। ध्यान दीजिएगा, जब मैं आपको वर्गीकरण बता रहा था यहाँ पे, तो सबसे पहला जो नाम आया था किसका आया था? जाति का आया था। किसका आया था दोस्त? जाति का आया था। ठीक है, तो ये आपका सबसे छोटी इकाई है वर्गीकरण की। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइटस क्या होते हैं? तो ये आपके जलीय पौधे होते हैं जो कि हाइड्रोफाइटस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे, द्विनाम पद्धति का क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय क्या है? वंश और जाति। ठीक है, वंश और जाति ये आपका द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात करते हैं, थैलोफाइटा के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो थैलोफाइटा के अंतर्गत मैंने अभी आपको बताया, शैवाल, कवक और जीवाणु, 3 चीजें आके आते हैं थैलोफाइटा के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे, किस उपजगत में पौधों में भ्रूण नहीं बनता तथा संवहन ऊतक का अभाव होता है? तो ये आपका थैलोफाइटा है, जिसके पौधों में, उपजगत के पौधों में भ्रूण नहीं बनता है लेकिन उसके संवहन का अभाव होता है। यही अगर भ्रूण बनता है और उसमें भी संवहन ऊतक का अभाव होता है तो वो आपको क्या कहलाता है? ब्रायोफाइटा। ठीक है, अभी मैंने आपको आगे बताया। अगला दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु को किस फाइलम के नाम में रखा गया है? ठीक है, तो ये आपका साइजोमाइकोफाइटा में रखा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्त और है यहाँ पे ब्रायोफाइटा से रिलेटेड। तो वनस्पति जगत में जो ब्रायोफाइटा है इसको जल स्थल चर यानी कि उभयचर के नाम से भी जानते हैं ब्रायोफाइटा को। ठीक है, इस नाम को याद रखिएगा, एंट्रेंस एग्जाम में कभी कभी दोस्त पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है, वह पौधे जिनके बीज अंडाशय से घिरे नहीं होते हैं किस वर्ग में आते हैं? तो ये आपका जिम्नोस्पर्म वर्ग में आते हैं। अगला दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओसवाल्ड हिप्पो का वर्गीकरण है, तो ये आपका वर्गीकरण जाति वृत्तीय कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे, संघ ट्रैकियोफाइटा में क्या क्या आते हैं? तो ये आपका आते हैं टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। किसमें आते हैं? ये आपका ट्रैकियोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पौधों में संवहन ऊतक अनुपस्थित होते हैं लेकिन भ्रूण का निर्माण होता है वो आपका ब्रायोफाइटा के अंतर्गत रखे गए हैं। अगला दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पौधे पत्ती रहित तथा जड़ रहित होते हैं? तो वो आपके कौन से होते हैं? साइलोस्पिडा सब फाइलम के। ठीक है, जो पौधे होते हैं उनमें पत्ती रहित और जड़ रहित होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त नेक्स्ट, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वो क्या कहलाते हैं? तो वो आपका अनावृत बीजी कहलाते हैं। ठीक है, जिस पौधे पर बीज तो बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वो आपके अनावृत बीजी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे छोटा आवृत बीजी पादप कौन सा है? उसका नाम क्या है? लेमना। क्या नाम है दोस्त? लेमना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो आपका ल्यूवेनहॉक साहब ने की थी जीवाणु की खोज। नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है,
जीवाणु को पौधे माना गया क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। जीवाणुओं में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, अगला दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये आपकी काइटिन की बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है, किसमें माइटोकांड्रिया अनुपस्थित होता है? तो जीवाणुओं में माइटोकांड्रिया अनुपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे, एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? तो वो आपका कोकस कहलाता है, एक गोल जीवाणु। नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? तो उसे हम स्पाइरलम के नाम से जानते हैं, सर्पिल जीवाणु को। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो वो आपका जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका ग्रुप E1 स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, ग्रुप E1 स्टूडेंट के लिए है जो भी 2021 में एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, उस स्टूडेंट के लिए है। तो एक एक दोस्त वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और पिछले दोस्त क्लासेस में मैंने आपको पहले भी, इससे पहले यानी कि 2020 के लिए भी तैयारी करवाया था, तो उससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है वहां से भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे दोस्त, एक एक वीडियो आपको मिल जाएगा, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट में जाके एक एक वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखिए और समझने की कोशिश करिए। जब मैं दोस्त आपको प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा तो वहां पे दोस्त आपको सारी चीजें, सारे डाउट आपको ऑलरेडी वहां पे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, उसके लिए दोस्त आप निश्चिंत रहिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री भी दोस्त बहुत ही जल्द हो सकता है दोस्त आपको प्रैक्टिस सेट में ही उसको कवर करा दे, फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका यहाँ पे क्लासेस चल रहे हैं, ठीक है, इसको आप रिवीजन लगातार बनाए रखिएगा, इसको आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ताकि दोस्त आने वाली समय में आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, अगला दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो उसका नाम है थायोबैसिलस डिनाइट्रीफिकेंस। ठीक है, जो कि भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीवाणु में प्रजनन की सामान्य विधि कौन सी है? तो वो आपका विखंडन की विधि है। ठीक है, अगला दोस्त लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः होता है। तो वो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, जो कि हाइड्रोजन दाता के रूप में वहां पे कार्य करता है। तो आशा करते हैं दोस्त आज की क्लासेस आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि दोस्त आने वाली हर एक वीडियो का इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।